हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, हम हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रांसफ़र के 3 तरीके हो सकते हैं। 3 तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इस वीडियो में हम लोग कंडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरली जो कंडक्शन देखा जाता है वो सॉलिड्स में और वो भी मेटल्स में देखा जाता है। नॉन मेटल्स में कंडक्शन जो होता है वो बहुत ही कम लेवल पे होता है, या फिर आप ना के लेवल पे समझ लो। और जो नॉन मेटल्स होता है वो हीट के बैड कंडक्टर्स या फिर आप इंसुलेटर्स बोल सकते हो। और वही हाल आपके लिक्विड्स और गैसेस का भी होता है। लिक्विड्स और गैसेस भी हीट अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं, उनको भी आप बैड कंडक्टर्स बोल सकते हो, राइट। तो अगर मैं एक मेटल रॉड लूँ, यहाँ पे ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर एक मेटल रॉड लूँ, उसके एक एंड को हीट करूँ मैं, तो आपको पता है कि अगर कुछ समय के बाद अगर आप दूसरा एंड यहाँ पे पकड़ते हो तो दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर चुकी है, राइट। और ये ट्रांसफ़र बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हुआ है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। हीट यहाँ पे कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर यहाँ से यहाँ हीट कंडक्ट कर गया, पास कर गया, समझे। अब ये कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशंस के थ्रू जिन पार्टिकल्स को यहाँ पे हीट मिल रहा है वो वाइब्रेशंस के थ्रू आगे के पार्टिकल्स को हीट पास करते जाते हैं। और इससे होता क्या है कि ये हीट यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर जाता है, समझे। दूसरी बात ये आप ध्यान रखना कि हीट ट्रांसफ़र तभी पॉसिबल होता है कंडक्शन के थ्रू, जब एक एंड से दूसरे एंड पर जब आप हीट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो दोनों एंड के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर मान लो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये एंड भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इस एंड से इस एंड पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, समझे। हीट ट्रांसफ़र बॉडी के अंदर भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर तभी हो पाता है जब आपका दोनों एंड के बीच का जो टेम्परेचर है उसके बीच में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 40 डिग्री सेल्सियस पे है, अब हीट ट्रांसफ़र होगा। और हमेशा हीट ट्रांसफ़र हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ही होता है बॉडी के अंदर, और ये तब तक होगा जब तक हीट इक्वल नहीं हो जाता। अगर आप इस रॉड को इसी तरह से हीट करते हैं तो होगा क्या कि एक टाइम के बाद अगर मान लो पूरे रॉड का टेम्परेचर सेम हो गया, मान लो पूरा रॉड ही 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, तब इसमें से हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। तब एक एंड से दूसरे एंड में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके लिए एक साइड का टेम्परेचर कम होना चाहिए और दूसरे साइड का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हमको ये चेक करना है कि एक एंड से जब हीट दूसरे एंड की ओर कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है तो हीट कितने तेज़ी से फ्लो हो रहा है या स्लो फ्लो हो रहा है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। मतलब हीट का जो रेट है, रेट ऑफ फ्लो, कि हीट कितना फास्ट फ्लो होगा या कितना स्लो फ्लो होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वापस से मेटल का रॉड ले लेते हैं, और मेटल के इस रॉड का लेंथ हम L मान लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, इसके एक एंड को एक ऐसे सोर्स में डालते हैं, हीट के सोर्स में, जिसका टेम्परेचर हाई हो, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर TC है, हाई टेम्परेचर। तो ये हाई टेम्परेचर, इस एंड को हाई टेम्परेचर पे डाल दिया, और ये वाले एंड को हम लोग लो टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं, जिससे हीट जो है लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर के अंदर जो है वो बाहर निकलता रहेगा। क्योंकि देखो, अगर आपने पैक कर दिया पूरा तो होगा क्या कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रॉड जो है पूरी तरह से हीट हो चुका होगा, और सबका अगर पूरे रॉड के हर एक पार्ट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो हम हीट को बाहर निकलने का क्या करते हैं, एक रास्ता भी देते हैं, और ये जो रास्ता होगा ये इस सोर्स के साथ, इस रिजर्वॉयर, इसको रिजर्वॉयर बोलेंगे, इस रिजर्वॉयर के साथ कनेक्टेड होगा, जिसका टेम्परेचर लो होगा। तो इस एंड का टेम्परेचर लो मेंटेन करने के लिए हमने ये पार्ट को हम एक रिजर्वॉयर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि TD है। तो TD यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है, ओके। तो एक एंड हमेशा लो टेम्परेचर पे होगा, दूसरा एंड हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगा, और यहाँ से हीट फ्लो होता जाएगा, और यहाँ पे आपका कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बाहर भी निकल जाएगा। अब अगर आप इसको हीट करना चालू कर दोगे, ये जो हाई टेम्परेचर से कनेक्ट किया हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपका हीट यहाँ से यहाँ पास होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में
आपका ये टेम्परेचर जो होगा वो एकदम हाई रहेगा इस वाले एंड का, और धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब आप कुछ समय तक रुक जाओगे तो हर पार्ट का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। हर पार्ट का टेम्परेचर सेम नहीं होगा लेकिन कांस्टेंट हो जाएगा। शुरुआत में क्या होगा कि ये टेम्परेचर एकदम हाई होगा और हर एक पार्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा हीट रिसीव करने की वजह से। तो जैसे जैसे हीट पास होगा उन सारे पार्ट का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, और फाइनली जब हीट यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ से हीट अब बाहर आ जाएगा, राइट। कुछ समय जब आप रुक जाओगे तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। उस इक्विलिब्रियम में अब होगा क्या, इस रॉड का कोई भी पार्ट अगर आप लोगे तो वो पार्ट क्या करता है, जितना हीट यहाँ से रिसीव करेगा उतना ही हीट वो आगे भेज देगा। तो जब वो जितना हीट रिसीव कर रहा है 1 सेकेंड में, उतना ही हीट अगर वो 1 सेकेंड में बाहर आगे भी भेज दे रहा है तो इसका मतलब इस पार्ट को तो कुछ हीट मिला ही नहीं ना उस 1 सेकेंड में। जितना उसने रिसीव किया उतना उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया। तो उस समय इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। इसी तरह से हर एक पार्ट का हो जाएगा, वो जितना हीट रिसीव करेगा उतना ही हीट वो ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे हर एक पार्ट का जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा और हीट कंटिन्यूसली ट्रैवल करता जाएगा। तो जब इसको देखा गया, अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसको हम क्या करते हैं, पूरी तरह से घेर देते हैं इंसुलेटर से, ताकि आपका जो हीट है वो एनवायरनमेंट में या साइड से बाहर ना निकल जाए। तो हीट लॉस हम मेक श्योर करते हैं कि नहीं हो रहा है और सिर्फ हीट आगे की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब ये इक्विलिब्रियम अटेन कर जाता है तो आपके रॉड के हर एक पार्ट का टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, और ये देखा गया है कि टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। मतलब ये कि इस वाले पार्ट का टेम्परेचर एकदम हाई होगा, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर जो है हर एक पार्ट का कम होता जाएगा, और इस एंड का टेम्परेचर जो है वो सबसे कम होगा। समझे। तो अगर मैं सपोज करो कोई भी 2 पॉइंट लेता हूँ, जैसे ये पॉइंट एक ले लिया मैंने और ये पॉइंट एक ले लिया, तो इनके बीच में टेम्परेचर का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, और इसीलिए यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होता चला जा रहा है आगे की ओर। समझे। और किसी पॉइंट का टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कोई भी पार्ट जो है इस रॉड का जितना हीट रिसीव कर रही है, जो हीट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है उतना ही वो आगे भी भेज दे रही है। इसीलिए अब टेम्परेचर तो किसी का बढ़ेगा नहीं, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है कंटिन्यूसली आपका जो टेम्परेचर है वो रॉड का गिरता चला जा रहा है इस एंड से इस एंड की ओर। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट कंटिन्यूसली फ्लो होता जाएगा और यहाँ से निकलता जाएगा। आप यहाँ से हीट करते जाओ, यहाँ से हीट वो बाहर निकालता जाएगा और कंटिन्यूसली यहाँ से हीट फ्लो होता रहेगा। समझे। अगर मैं कोई भी 2 पार्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मैंने जैसे बताया कि कंटिन्यूसली आपका हीट जो है वो यहाँ कंटिन्यूसली आपका टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। इसका मतलब कोई भी 2 पार्ट में लूँगा तो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो होगा उसका टेम्परेचर हाई होगा और आगे वाला पार्ट का टेम्परेचर लो होगा, और आगे जाओगे तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा, और आगे जाओगे तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर कंटिन्यूसली फॉल होता है, डिक्रीज होता है। समझे। अब सुनिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हीट कितना फास्ट ट्रैवल हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट इज हीट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। मतलब 1 सेकेंड में इस एंड से उस एंड तक कितना हीट ट्रैवल कर गया 1 सेकेंड में, दैट इज योर हीट पर यूनिट टाइम। ये एक्चुअली में 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, इनफैक्ट 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट इज हीट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में जितना हीट यहाँ से यहाँ तक फ्लो हुआ, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ ये कि भाई टेम्परेचर डिफरेंस आपने कितना डाला है। समझे। देखो Q/T जो है वो आपको बताएगा हीट फ्लो होने का स्पीड। समझे। हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, मतलब इससे जो हीट फ्लो हो रहा है वो 1 सेकेंड में कितना हीट फ्लो हो रहा है। तो अगर हीट बहुत जल्दी जल्दी फ्लो हो रहा है तो Q/T का वैल्यू ज़्यादा होगा। हीट एकदम आराम से फ्लो हो रहा है तो 1 सेकेंड में ज़्यादा हीट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो आपका Q/T रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का वैल्यू कम हो जाएगा। तो हीट बहुत जल्दी फ्लो होगा या आराम से फ्लो होगा, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, जिसमें पहले आता है टेम्परेचर डिफरेंस। आपका टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना फास्ट हीट फ्लो होगा।
मतलब अगर मान लो कि इस पार्ट को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, इस पार्ट को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, डिफरेंस 100 है, काफ़ी रैपिडली स्पीड में हीट फ्लो होगा और Q/T का वैल्यू काफ़ी हाई होगा। लेकिन इसको मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा है और इसको 90 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, तो दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम है, 10 डिग्री सेल्सियस का ही है। तो हीट बड़े आराम से फ्लो होगा और Q/T का वैल्यू भी काफ़ी कम होगा। सो Q/T का वैल्यू, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का वैल्यू, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस विल बी Tc माइनस Td, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है जहाँ से हीट आगे की ओर फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, ये लो टेम्परेचर पे, सो Tc माइनस Td। दूसरी बात, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है आपके इस रॉड के एरिया पे भी डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका जो ये एरिया होता है ना, ये वाला पार्ट, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करेगा। देखो, अगर आपने बहुत ही मोटा रॉड लेके रखा हुआ है और क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है, तो आपका बहुत ज़्यादा हीट आगे की ओर फ्लो करेगा कम टाइम में। लेकिन अगर आपने बहुत ही पतला रॉड लेके रखा है तो आपको पता है कि इसमें ज़्यादा हीट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो जितना ज़्यादा एरिया उतना ही ज़्यादा फास्ट हीट फ्लो करेगा। मैं फास्ट की बात कर रहा हूँ, उतना ही रैपिडली और तेज़ी से हीट फ्लो होगा। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेकिन अब देखो, हीट को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में परेशानी होगी लेंथ की वजह से। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही हीट यहाँ से यहाँ तक आने में लेट कर देगा, टाइम लगा देगा। इसीलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो लेंथ के, रॉड के लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नीचे आ जाएगा वो, समझे। अब यहाँ पे आता है एक कांस्टेंट K, Tc माइनस Td अपॉन L इंटू A, और इस K को बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। थर्मल, या इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या कई जगह पे इसको सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी भी लिख दिया जाता है, ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है हमारा रॉड का, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी। ये कांस्टेंट अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है और मटेरियल डिपेंडेंट होता है। जिस मटेरियल का K का वैल्यू ज़्यादा है उसमें आप सारी चीज़ें अगर सेम रखोगे तो भी आपका K का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से आपका हीट जो है बहुत रैपिडली फ्लो कर जाएगा। जैसे मान लो दो मटेरियल लिया आपने, दोनों मटेरियल का एरिया सेम ले लिया, दोनों मटेरियल का लेंथ सेम ले लिया, दोनों मटेरियल का टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, तो सब कुछ तो सेम कर दिया ना आपने। पर उसके बाद भी अगर इसका K का वैल्यू ज़्यादा है और इसका K का वैल्यू कम है, तो सारी चीज़ें सेम होने के बाद भी जिसका K का वैल्यू ज़्यादा होगा, थर्मल कंडक्टिविटी, सो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा, उसमें हीट अभी भी फास्ट फ्लो होगा। K का वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा हीट फ्लो बहुत फास्ट हो, तो आपको ऐसा मटेरियल लेना चाहिए जिसका K का वैल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी K का वैल्यू ज़्यादा हो। इससे क्या होगा कि आपका हीट फ्लो भी फास्ट होगा। उसके अलावा हीट फ्लो इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, कितना आपका मोटा है वो कंडक्टर, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बड़ा है, या फिर उसका लेंथ कितना ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया और ये डिसाइड करेगा कि कितना फास्ट हीट फ्लो होगा। अब इसमें एक क्वांटिटी है, अगर आप देखोगे Tc माइनस Td अपॉन L, इस पर हम ध्यान देते हैं और इसको क्या बोलते हैं देखते हैं। Tc माइनस Td अपॉन L इज सिंपली चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ मतलब इस L लेंथ तक जाते जाते टेम्परेचर में कितना बदलाव आया है, टेम्परेचर में कितना चेंज आया है, दैट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये आपके मटेरियल का टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। अब देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, थोड़ा समझो कि अगर मैं L लेंथ आगे जाता हूँ तो टेम्परेचर जो है वो Tc माइनस Td हो जाएगा, मतलब इतना टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर मान लो टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर का जो फॉल है वो बहुत जल्दी या फिर ज़्यादा होता है, तो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं थोड़ा सा भी डिस्टेंस आगे जाता हूँ और टेम्परेचर एकदम रैपिडली नीचे गिर जाता है,
100 का सीधा 50 हो गया थोड़ा सा डिस्टेंस जाने पर। इसका मतलब आपका टेम्परेचर गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी आपका टेम्परेचर गिरता जा रहा है। तो मैं बोलूँगा कि इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब थोड़ा सा भी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत कम है तो आप ज़्यादा डिस्टेंस जाने पर भी टेम्परेचर में ज़्यादा गैप नहीं आता है, 100 का 99 ही होगा। तो आपका गैप देखो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का आया। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जाने पर भी अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो मैं बोलूँगा कि टेम्परेचर ग्रेडियंट इसका काफ़ी कम है, समझे। और टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका हीट फ्लो भी बहुत ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा है मतलब आपका टेम्परेचर का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है उसी डिस्टेंस में, और टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हीट फ्लो भी ज़्यादा होगा। तो इन शॉर्ट अगर आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है तो हीट फ्लो भी आपका फास्ट हो जाएगा, समझे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अगर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर का गैप होगा। तो मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर dx है और इसके बीच का टेम्परेचर का जो गैप है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, मतलब यहाँ जो टेम्परेचर है और यहाँ जो टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर कम होगा, ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो उनके बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस अगर मैं डेल्टा टी ले लूँ तो मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट ऐसे भी बोल सकता हूँ, दैट टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। मतलब डेल्टा एक्स डिस्टेंस, अच्छा डी एक्स लिख दिया क्या, डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा एक्स डिस्टेंस जाने पर टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा टी है। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। अगर टेम्परेचर आपका बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है या फिर आपका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो अगर कांस्टेंट नहीं है पूरे रॉड के अलोंग, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत छोटे पार्ट में आप ये टेम्परेचर ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लो। बहुत छोटा पार्ट मतलब डिस्टेंस का गैप बहुत ही छोटा लेना है, उसको dx ले लेना है, और उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत छोटा होगा, दैट विल बी dt। तो अब जो टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफाइंड होगा वो dt बाई dx होगा। अगेन चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ ही है, मतलब dx डिस्टेंस जाने पर मेरा टेम्परेचर चेंज जो हुआ है वो क्या हुआ है, dt हुआ है। लेकिन ये गैप बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि मैं मान सकता हूँ कि लगभग ये एक पॉइंट पे ही मैं चेंज निकाल रहा हूँ। तो ये आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट डेरिवेटिव के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा dt बाय dx, समझ गए। तो ये तो चलो बात हो गई टेम्परेचर ग्रेडियंट की। टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर सपोज करो dt बाई dx यहाँ पे यूज़ करते हो तो आपका q बाई t का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वही सेम चीज़ है, बस टीसी माइनस टी डी की अपॉन एल जो है ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसके जगह पे मैं क्या करूँगा डी टी बाई डी एक्स डाल दूंगा। तो के डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए, पर बात एक ही हो गई, ये आप चेंज इन टेम्परेचर और ये उनके बीच का डिस्टेंस ऐसे मान के चलो। अगर आपने पूरा का पूरा रॉड ही ले रखा है, अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डी टी का मतलब होगा टी सी माइनस टी डी, दोनों एंड्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, और dx का मतलब होगा उनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज रॉड का लेंथ l। तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि हम इस पूरे जो आपका हीट फ्लो है इसको हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से। जैसे मान लो आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसमें क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है आपका, और यहाँ पे एक बैटरी है जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। तो बैटरी मान लो V वोल्टेज सप्लाई कर रहा है जिसके वजह से करंट I आ रहा है, और सर्किट का रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट I फ्लो हो रहा है, और सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, R है। तो आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो करंट फ्लो होता है उसको परेशान करने के लिए रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस उसमें रुकावट पैदा करता है, समझे। और V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट आता है। इन तीनों में रिलेशन ओम्स लॉ ने दिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसके वजह से करंट आता है दैट इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। और ध्यान रहे आपका जो करंट होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है
1 सेकेंड में, वापस सुनना, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से, दैट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज योर करंट। तो ये आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, उसी तरीके से जब हम इसको यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे करंट जो कि फ्लो ऑफ चार्ज था, यहाँ हम उसको Q/T ले लेते हैं, दैट इज हीट अपॉन टाइम। यहाँ पे चार्ज अपॉन टाइम था, यहाँ पे क्या है ये हीट अपॉन टाइम, और इस हीट अपॉन टाइम Q/T को हम लोग हीट करंट बोल देते हैं, हीट करंट। समझ गए? तो इसका मतलब अगर मैं ये V = IR यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे हीट के सर्किट की बात करूँ, मतलब हीट का जो फ्लो है या कंडक्शन जो है, कंडक्शन का पूरा प्रोसेस, उसको अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंपेयर करूँ, तो आपका जो Q/T है इसको एज अ करंट माना जाएगा। करंट दैट इज हीट ऑफ, इसको हीट करंट बोलते हैं, दिस इज हीट करंट। तो अगर आपका हीट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हम बोलते हैं कि हीट करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज Q/T। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपका, बताओ, इसको मैं मिटा देता हूँ। आपका इक्वेशन क्या है, देखो, दिस इक्वेशन इज Q/T इज इक्वल टू KTC - TD अपॉन A। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि करंट फ्लो क्यों कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि हीट क्यों फ्लो करता है। हीट फ्लो करता है आपके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, वैसे अगर यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो हीट भी फ्लो नहीं करेगा। तो जो काम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का है वो काम यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस का है। तो यहाँ पे हीट करंट आई की जगह पे आ गया, तो आपका TC - TD दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस, वो उसी तरह से काम करता है जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम करता है। बाकी बचा रेजिस्टेंस। तो भाई यहाँ पे तो होता है रेजिस्टेंस जो फ्लो ऑफ करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। यहाँ पे वो चीज़ क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। देखो Q/T इज इक्वल टू, अब यहाँ पे TC - TD अपॉन ये L है। अब देखो ये K और A जो है वो L के नीचे आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, मतलब K L के नीचे और A L के नीचे, दोनों एक ही बात हो गई। ये K वापस ऊपर जा सकता है। नाउ सी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये Q/T इज नथिंग बट करंट, हीट करंट I है, और TC - TD क्या है बताओ, आपका V है। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा। रीज़न देखो क्या है, V = IR होता है, तो I = क्या होता है, V अपॉन R। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये I है, ये V है, पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस V है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब L/KA, ये जो रेशियो है L/KA का, जहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, K क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और A जो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका। इस रेशियो का काम रेजिस्टेंस जैसा है हीट करंट के अंदर। तो जब आप V = IR लिखते हो तो इस केस में आप ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, और इसको I की तरह ट्रीट कर दो, इसको V की तरह ट्रीट करो, इसको R की तरह ट्रीट करो, और कभी भी आप ये इक्वेशन V = IR यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे V = IR लिखता हूँ, तो V की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, TC - TD, I की जगह पे हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, और R की जगह पे L/KA। अब यहाँ से Q/T का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, KA यहाँ चला जाएगा, TC - TD अपॉन L आ जाएगा। तो आ गया ना यही वाला फॉर्मूला, समझे। इससे फ़ायदा क्या होता है आपको पता है, कि जब एक से ज़्यादा कंडक्टर जुड़ा हुआ रहे, एक से ज़्यादा अगर कंडक्टर आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट के सहारे आप यहाँ पे हीट के क्वेश्चंस या फिर हीट के इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हो। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा यहाँ पे। फिलहाल एक काम करते हैं, आपका जो K है थर्मल कंडक्टिविटी, इसका यूनिट हम लोग देख लेते हैं। इसके यूनिट की बात हम लोग ने नहीं की है, वैसे यूनिट्स और डायमेंशंस तो आप निकाल सकते हो, पर फिर भी यहाँ पे मैं यूनिट इसका क्लियर कर देता हूँ। देखो फॉर्मूले के हिसाब से K का वैल्यू क्या आएगा बताओ, Q/T यहीं पे, और L यहाँ आ जाएगा, और K और A नीचे आ जाएगा। K और A नहीं, सॉरी,
के यहाँ पे है ना, क्यू एल यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा और टी सी माइनस टी डी आ जाएगा, ए टी सी माइनस टी डी। तो अब हम यूनिट डिसाइड करते हैं। देखो Q का यूनिट होगा आपका जूल, मैं SI यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो SI यूनिट के केस में Q का यूनिट होगा जूल, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, एरिया मीटर स्क्वायर होगा, टी सी माइनस टी डी का केल्विन हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो केल्विन हो जाएगा। मीटर मीटर हो जाएगा कैंसिल, सो इट विल बी इक्वल टू जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जूल और सेकेंड मीटर और केल्विन डिनोमिनेटर में है ना, इसको ऊपर ले जाओगे तो सेकेंड इनवर्स, मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स। देखो जूल पर सेकेंड जो है वो वैट भी होता है, पावर का यूनिट वैट जो होता है वो जूल पर सेकेंड होता है। तो हम जूल पर सेकेंड को वैट भी लिख सकते हैं और इसका यूनिट वैट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स भी कई बार लिखा जाता है। तो इनमें से कोई भी यूनिट हो, जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन, या फिर जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, या फिर वैट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये सारे के सारे यूनिट्स जो है वो सेम है एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। समझ गए? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी के है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलो या कई बार उसको थर्मल कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। तो कई बुक्स में उसको डिफाइन किया रहता है, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन उसके डेफिनेशन में हो जाता है। उसको किस तरीके से डिफाइन किया है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो हमारे हीट करंट का जो इक्वेशन है दैट इज़ हीट ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम, वो होता है के टी सी माइनस टी डी अपॉन एल इंटू टी, यही है ना, सॉरी इंटू ए एरिया। अब यहाँ पे देखो कि अगर मान लो मैं टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच का 1 केल्विन कर दूँ या 1 डिग्री सेल्सियस, दोनों एक ही बात होगी क्योंकि डिफरेंस केल्विन और डिग्री सेल्सियस में एक ही होता है। रॉड का लेंथ या थिकनेस अगर हम 1 मीटर कर दें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो ऐसे केस में आपका अगर ये सारे वैल्यूज इसमें उठा के डाल दोगे तो आपको के का वैल्यू जो है वो Q बाई टी मिल जाएगा। दैट इज रेट ऑफ फ्लो या हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। तो हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम का जो वैल्यू होगा वही के का वैल्यू होगा अगर आपने टेम्परेचर डिफरेंस रॉड के बीच का 1 केल्विन रखा है, 1 मीटर का ही आपने रॉड लिया हुआ है और 1 मीटर स्क्वायर ही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो जो Q बाई टी का वैल्यू होगा वही K का वैल्यू होता है। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन होगा, दैट थर्मल कंडक्टिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड या फिर एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 केल्विन, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर। किसी कंडक्टर का अगर लेंथ 1 मीटर हो, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस एंड्स का 1 केल्विन हो, तो थर्मल कंडक्टिविटी इज नथिंग बट Q अपॉन टी, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू इट, वही थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है। तो इस तरह से आपको K को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। समझ गए? एक और बात बच्चों की, हीट का जो कंडक्शन मैंने जैसे बताया जनरली मेटल्स में, सॉलिड्स में देखा जाता है और मेटल्स में देखा जाता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली इंसुलेटर होते हैं हीट कंडक्शन के, या फिर वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट आप बोल सकते हो, राइट। और दूसरी बात ये कि जब इंसुलेटर्स की बात आती है, हीट के इंसुलेटर्स की, तो उसका भी यूज़ होता है। उसका यूज़ हम लोग करते हैं ठंडी के टाइम पे। जैसे अगर मैं वुलन क्लॉथ की बात करूँ, है ना, वुलन क्लॉथ की बात अगर हम करते हैं तो वुलन क्लॉथ में हम क्या करते हैं, इसको ठंडी के समय पहनते हैं, जिससे होता क्या है कि वो हीट कंडक्ट नहीं कर पाता। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी का हीट होता है, उसे बाहर की ओर कंडक्ट नहीं कर पाता, बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट के इंसुलेटर की तरह काम करता है। इवन जो लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं वो भी अच्छे से हीट कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो भी आप उसको भी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोल सकते हो। तो जनरली जो मेटल्स होता है उसमें बहुत फास्ट कंडक्शन ऑफ हीट होता है, एंड दे आर नोन एज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसलिए होता क्या है, कई बार क्या करते हैं, जब हम खाना पकाने का बर्तन होता है उसके नीचे वाले हिस्सा को हम लोग कॉपर से बनाते हैं, क्योंकि कॉपर मेटल है और बहुत ही हीट का अच्छा कंडक्टर है। तो वो क्या करता है, ईजिली आपके हीट को खाने की ओर कंडक्ट कर देता है, पास कर देता है, ताकि खाना जल्दी पके, राइट।
तो यहाँ पे आपके कंडक्शन का यूज़ होता है, अच्छे कंडक्टर का यूज़ होता है, हीट के अच्छे कंडक्टर का यूज़ होता है। खैर हीट के इंसुलेटर या बैड कंडक्टर्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे वुलन क्लोथ्स की मैंने बात की। और कई जगहों पे जैसे आपका जो थर्मस होता है, थर्मस में अंदर हम कोई चीज़ अगर गर्म चीज़ रखते हैं तो हीट बाहर ना आ जाए, उसके वजह से थर्मस के अराउंड हम क्या करते हैं, हीट का इंसुलेटर्स लगा देते हैं। मतलब वो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं जो मटेरियल हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ताकि वो अंदर के हीट को बाहर आने ना दे और अंदर का सामान जो है वो गर्म है तो गर्म ही रहे, और अगर कोई चीज़ ठंडी है तो वो बाहर की हीट को भी अंदर कंडक्ट ना करे, ताकि अंदर ठंडी पड़ी हुई चीज़ ठंडी ही रहे। तो इस तरह से आप कंडक्शन के बारे में हम लोग ने इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और अगले वीडियो में कंडक्शन के ऊपर ही कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।